नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री मोहम्मद असीम सुषमा स्वराज के साथ बैठक में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम। आधार नंबर की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए सरकार ने उठाए कदम। सत्यापन के लिए आधार नंबर की बजाय वर्चुअल आईडी का होगा इस्तेमाल। 1 जून 2018 तक लागू होगी नई व्यवस्था। सरकारी बैंकों में 20 जनवरी से नहीं बंद होगी मुफ्त सेवाएं। सरकार ने खबरों को बताया अफवाह। पैसा निकालने, जमा करने और मोबाइल नंबर बदलवाने जैसी सुविधाओं पर नहीं लगेगा शुल्क। नए साल में अंतरिक्ष में नई उड़ान को तैयार इसरो। कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रह PSLV-C40 रॉकेट प्रक्षेपण की उल्टी गिनती जारी। शुक्रवार सुबह 9:28 पर प्रक्षेपण। और दक्षिण कोरिया के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति भी उत्तर कोरिया के प्रशासक से बातचीत को तैयार। डोनाल्ड ट्रंप की मून जे इन से फोन पर बातचीत। कोरियाई देशों के बीच हुई बैठक के बारे में ली जानकारी। मालदीव के विदेश मंत्री मोहम्मद असीम 3 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। आज उनकी मुलाकात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से हुई। इस वक्त दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जारी है, जिसका एजेंडा भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा है। मोहम्मद असीम का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। मालदीव के विदेश मंत्री बुधवार को भारत दौरे पर पहुंचे थे। उनकी भारत यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब मालदीव और चीन के बीच FTA समझौते समेत कई मसलों पर भारत और मालदीव के रिश्ते में तनाव की खबरें सामने आई हैं। हालांकि मालदीव का कहना है कि वो शांति और सुरक्षा के मसले पर भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। पिछले महीने भारत सरकार ने उम्मीद जताई थी कि मालदीव करीबी दोस्त और पड़ोसी मुल्क होने के नाते इंडिया फर्स्ट पॉलिसी का ध्यान रखेगा। और सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, मालदीव के विदेश मंत्री मोहम्मद असीम और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बैठक जो है वो इस वक्त जारी है। इस बैठक का एजेंडा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बैठक का एजेंडा खास तौर पे, जैसा कि सबको पता है कि मालदीव ने चीन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, लेकिन सवाल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरीके से उसे किया गया, गुपचुप तरीके से किया गया, आखिर माजरा क्या है, या भारत को कभी नहीं बताया गया। बताने की जरूरत नहीं भी थी, लेकिन उनके अपने राष्ट्र में जिस तरह के विरोध हो रहे हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर, इससे भारत की चिंता बढ़ी। और उसके अलावा एक सबसे बड़ी चिंता है कि धीरे धीरे मालदीव, ऐसा लग रहा है 4 लाख की जनसंख्या है और चीन का प्रभाव इतनी तेजी से मालदीव पर बढ़ रहा है। इससे भारत को एक सुरक्षा की चिंता है कि भारत मालदीव पर कितना भरोसा करे। भारत के बहुत ही नज़दीक है मालदीव, और ऐसे में मालदीव अगर चीन के साथ बहुत ही नज़दीकी सुरक्षा रिश्ते बनाता है, वहाँ के एक हो सकता है वहाँ के किसी पोर्ट को वो किराए पे दे दें या उसे बेच दें। इस तरह की बहुत सारी चिंताएं हैं। और इस चिंताओं के अलावा जो एक अन्य अहम बात है कि मालदीव में जो लोकतंत्र का जो स्वरूप हो गया है कि वहाँ के पहले राष्ट्रपति जो थे, पूर्व राष्ट्रपति, उनको नज़रबंद किया गया, फिर उनको जेल में डाला गया, फिर सारे अधिकार उनके छीन लिए गए। भारत के राजदूत के ऊपर मालदीव में आने जाने पर कहीं रोक लगा दी गई। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो भारत मालदीव संबंधों के बीच में बहुत ही तरीके की उलझन पैदा करती हैं, और इस उलझन को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई मालदीव की सरकार के सामने। और इसी के बाद आज मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं वो आए हैं, लेकिन अगले 5 दिनों के बाद मालदीव के रक्षा मंत्री भी भारत आने वाले हैं, और भारत की जो सुरक्षा चिंताएं हैं उनके बारे में वो बताएंगे कि आखिर मालदीव चीन के साथ रिश्ते किस तरीके का रिश्ते बना रहा है। बिल्कुल अखिलेश, तो इन सभी चिंताओं के बीच ये यात्रा और भी ज्यादा अहम हो जाती है। शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। आधार नंबर की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला किया है। UIDAI एक नई वर्चुअल आईडी की अवधारणा लाई है। इसके तहत अब पहचान के लिए 12 अंकों के आधार की बजाय 16 अंकों की एक नई वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल होगा। इसका इस्तेमाल सिम वेरिफिकेशन समेत कई उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
आधार कार्ड होल्डर UIDAI की वेबसाइट से वर्चुअल आईडी बनाएंगे। वर्चुअल आईडी व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आधार वेरिफिकेशन ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर की जगह वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्चुअल आईडी कंप्यूटर से बनाया गया नंबर होगा जो जरूरत पर तत्काल जारी किया जाएगा। वर्चुअल आईडी सत्यापन के समय उपयोग होगी। वर्चुअल आईडी होने से सत्यापन के समय आधार नंबर नहीं देना होगा। सभी एजेंसियों को नई व्यवस्था को 1 जून 2018 तक लागू करना होगा, जबकि UIDAI इसे 1 मार्च 2018 से स्वीकार करना शुरू करेगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने KYC के लिए आधार के इस्तेमाल को भी सीमित करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े 186 मामलों की जांच दोबारा कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दंगों की जांच के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। इसके अलावा एक DIG रैंक के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और एक IPS को इसमें शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने सरकार से इन नामों का सुझाव देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके द्वारा गठित समिति की सिफारिश के बाद आया, जिसने 241 बंद पड़े मामलों में से 186 को फिर से खोलने और इसकी फिर से जांच कराने की सिफारिश की है। समिति का कहना था कि इस मामले में बनी SIT ने 186 मामलों को बिना जांच के ही बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस की कमेटी बनाई थी, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है। वो रिपोर्ट आज चीफ जस्टिस के बेंच के आगे खोली गई और उस रिपोर्ट को एग्जामिन किया गया। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 186 केस हैं जो कि हम कहते हैं कि री इन्वेस्टिगेट किए जाएं, और उन्होंने कहा कि हम उसी पुरानी SIT के पास इनको केसेस को नहीं भेज रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी SIT एक बनाएगी और उसमें एक रिटायर्ड जज होगा हाई कोर्ट का, और एक रिटायर्ड IG और DGP लेवल का अफसर, और एक सर्विंग IG लेवल का अफसर होगा। सरकार की 20 जनवरी से बैंकों में मुफ्त सेवाओं को बंद करने की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्रालय ने इस तरह की खबरों को पूरी तरह से निराधार बताया। बुधवार को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव राजीव कुमार ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बैंकों में मुफ्त सेवाओं को बंद करने से जुड़ी खबरें चल रही हैं जो सिर्फ अफवाह हैं। राजीव कुमार ने मामले को निराधार बताते हुए लोगों को ऐसी खबरों को नजरअंदाज करने के लिए कहा। इसके बाद इंडियन बैंक एसोसिएशन को इस बारे में सफाई देने के लिए भी कहा गया। एसोसिएशन की तरफ से इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। दरअसल खबरों में ये कहा गया था कि सरकारी और प्राइवेट बैंक कुछ नियम बदलने वाले हैं, जिससे बैंकों में उन सभी सेवाओं के लिए शुल्क वसूला जाएगा जो अब तक मुफ्त है। इनमें सुविधाओं में पैसा निकालने, जमा करने, मोबाइल नंबर बदलवाने, पता बदलवाने, KYC, नेट बैंकिंग और चेकबुक के लिए आवेदन करने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था पर मिले सुझावों पर गौर किया जाएगा। नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। बैठक में 40 से अधिक अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ मौजूद थे। भावी आर्थिक नीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान कृषि और ग्रामीण विकास, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बैलेंस शहरों का विकास, बुनियादी सुविधाएं, कनेक्टिविटी, रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर सुझाव आए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक में शामिल होने वाले अर्थशास्त्रियों का आभार जताया। रेल मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार समेत कई अधिकारी बैठक में मौजूद थे। Raising farmers' income, which can come about by improving productivity, by lowering costs, by having greater efficiency, by giving much greater market access to the farmers, making them producers of products rather than commodities, and creating somebody, for example, suggested that you create clusters in different districts, which can specialize in some agricultural product, so that you have the backward and forward linkage, etc. So I think that was one very big idea. साल 2021 की जनगणना से जुड़ा काम इस साल शुरू हो जाएगा। इसके तहत देश की 1.25 अरब आबादी को कवर किया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में इस विषय पर और 2021 की जनगणना शुरू करने के खाके पर चर्चा की गई।
मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है कि 2021 की जनगणना के सिलसिले में 2018 की जरूरी गतिविधियों पर बैठक में चर्चा हुई। इनमें डिजाइन तैयार करना, हितधारकों की बैठक और चयनित राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट शामिल है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। गृहमंत्री ने असम में राष्ट्रीय नागरिक खाता को अपडेट किए जाने की प्रगति, राष्ट्रीय जनसंख्या खाता से जुड़ी गतिविधियां पूरी करने, नागरिक पंजीकरण प्रणाली को बेहतर और सुदृढ़ करने पर भी चर्चा की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा, महारजिस्ट्रार और गृह मंत्रालय के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने राज्यसभा में 3 तलाक बिल में अड़ंगा डालने के लिए विपक्षी दलों की निंदा की है। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में विपक्ष ने बिल का विरोध किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने राज्यसभा टीवी को दिए इंटरव्यू में 3 तलाक को लेकर विपक्षी दलों के रवैये की निंदा की है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में अपना रुख बदला, क्योंकि कई विपक्षी दलों ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया था। They are not even saying that these leaders assured that they will sympathetically consider the viewpoint of the personal law board. It is, as far as this text is concerned of the press release which has been issued by All India Personal Law Board, it is clear as if Personal Law Board is dictating to these parties what line they have to take. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 3 तलाक देने वालों को 3 साल की जेल की सजा वाले प्रावधान को सही बताया। उन्होंने कहा कि 3 तलाक की प्रथा रोकने के लिए कड़े प्रावधान जरूरी हैं। I think more deterrent this provision is, more successfully it will stop the incidents of triple talaq. शाहबानो मामले में राजीव गांधी की सरकार का विरोध करते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने संसद में बिल लाकर इसे पलट दिया था। नीलू व्यास, राज्यसभा टीवी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकालत कर रहे सांसदों और विधायकों को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। काउंसिल ने नोटिस में ये पूछा है कि सांसद और विधायक जनप्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें सरकारी खजाने से वेतन भत्ते मिलते हैं, ऐसे में उनका वकालत करना कहां तक नैतिक और कानूनी तौर पर सही है, इसलिए क्यों ना आपकी वकालत पर रोक लगा दी जाए। इस मामले में आखिरी फैसला 22 जनवरी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक में लिया जाएगा। इस फैसले का असर ऐसे कई नेताओं पर पड़ेगा जो सांसद और विधायक रहते हुए कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में हम भारत की आदिम जनजातियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं भी भारत, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ पीडीपी विधायक एजाज अहमद मीर के विवादित बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अहमद मीर का बयान ऐसे वक्त में आया जब एक दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों को सख्त संदेश दिया। उन्होंने साफ किया कि कश्मीर का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है और इसे बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अहमद मीर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। 2 साल में हालात रहे, कोई आइडियल सिचुएशन
सिचुएशन नहीं रही और अब धीरे धीरे सिचुएशन जो है किसी कदरे ठीक हो रही, पर स्टिल टू फ्रेजाइल, अभी भी बहुत नाजुक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब ठीक हो गया। इसको हम सब ने मिलके एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए, एक पॉलिटिकल जो है एक तरीका है, उसके जरिए इसको एड्रेस करना है, चाहे वो वायलेंस हो, क्योंकि वायलेंस खाली हम सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस के जरिए इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव टू रीच आउट टू द पीपल, स्पेशली टू द यूथ ऑफ आवर स्टेट। टेररिस्ट हैं, ये सेपरेटिस्ट हैं, ये जो है वो कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं, उनकी तरक्की के दुश्मन हैं, उनके सुकून के और अमन के दुश्मन हैं। वो कैसे किसी के भाई हो सकते हैं? जो लोग जो है वो तो जम्मू एंड कश्मीर के दुश्मन हो, जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की के दुश्मन हो, अमन और चैन के दुश्मन हो, वो उनके भाई हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को नोटिस जारी किया है। एसएनसी लावलिन भ्रष्टाचार मामले में उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिलने पर सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल आरोप है कि 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री ने सरकारी खजाने को 374 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये कॉन्ट्रैक्ट कनाडा की कंपनी एसएनसी लावलिन को दिया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने सत्यम घोटाले में प्रमुख लेखा परीक्षा कंपनी प्राइस वाटरहाउस कूपर्स को दोषी ठहराया है। सेबी के फैसले के तहत इस समूह से जुड़ी कोई भी लेखा परीक्षा कंपनी भारत में सूचीबद्ध किसी भी कंपनी को अगले 2 साल तक लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकेगी। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स पर यह प्रतिबंध अप्रैल 2018 से लागू होगा। सेबी ने प्राइस वाटरहाउस कंपनी और उसके 2 पूर्व साझेदारों से गैरकानूनी ढंग से कमाए 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वसूलने का आदेश भी दिया। बाजार नियामक का यह आदेश सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज घोटाला उजागर होने के 9 साल बाद आया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। पिछले साल अगस्त में उपराष्ट्रपति पद संभालने के बाद से इस मंदिर में उनकी ये पहली यात्रा है। मंदिर में दर्शन के बाद उपराष्ट्रपति ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा दूसरों की मदद करने की सीख दी है। उपराष्ट्रपति नेल्लोर में एक समारोह में शिरकत भी करेंगे। उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के 10 दिवसीय दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति यात्रा के पहले चरण में बुधवार को आंध्र प्रदेश पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी महासचिव समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक के दौरान अन्य राज्यों में पार्टी की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। ये बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब कर्नाटक के साथ कुछ दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार अपना अंतिम पूर्ण बजट भी पेश करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी पूर्वोत्तर के त्रिपुरा और मेघालय में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली पुलिस और गुजरात एटीएस ने लाल किला हमले के आरोपी बिलाल अहमद कहवा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। लाल किले पर 22 दिसंबर 2000 को आतंकी हमला हुआ। हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे। बाद में अदालत ने इस मामले में 11 दोषियों को सजा सुनाई थी। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि बिलाल अहमद कावा के अलग अलग बैंक खातों में 29,50,000 रुपए की रकम जमा हुई, जो हवाला के जरिए पहुंचाई गई। बिलाल को यह रकम आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की तरफ से मिली थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा में इस साल 16,38,552 विद्यार्थी शामिल होंगे, तो वहीं 12वीं की परीक्षा में के लिए 11,86,144 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। हाई स्कूल की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेंगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेंगी। देश की कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रह PSLV C-40 रॉकेट प्रक्षेपण की उल्टी गिनती आज सवेरे 5:29 पर शुरू हो गई।
आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुक्रवार सुबह 9:28 पर इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। नए साल में अंतरिक्ष में नई उड़ान को लेकर इसरो पूरी तरह तैयार है। कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रह PSLV C40 रॉकेट के जरिए इसरो कल सुबह 9:28 पर 30 और छोटे उपग्रहों के साथ भू निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। इसमें 3 भारतीय समेत 28 विदेशी उपग्रह शामिल हैं। With that, the C40 is on this. Yes, we are back to the game. And another thing is, now we are coming to this also. This is more 31 satellites being launched, and 28 comes from outside India. 3 of our satellites, and so 40th launch of PSLV marks the maiden century of Indian satellite thing. The 3 family of satellites, nano, micro, and cartography satellite. It's we are all eagerly waiting for that, and 12th is the launch slated for that. इसरो के मुताबिक कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रह का वजन 710 किलोग्राम है, जबकि 100 किलोग्राम का एक माइक्रो उपग्रह भी इसमें शामिल है। इसके अलावा एक 5 किलोग्राम का नैनो उपग्रह शामिल है। वहीं 28 दूसरे छोटे उपग्रह कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिका के हैं। सभी 31 उपग्रहों का कुल वजन 1323 किलोग्राम है। कार्टोसैट 2 सीरीज पहले छोड़े गए अन्य 6 उपग्रहों की तरह ही दूर संवेदी उपग्रह है। ये बहुआयामी कैमरों से लैस है और 5 साल तक काम करने के लिए तैयार किया गया है। इस उपग्रह के आंकड़े मानचित्र भेजने के अलावा भू उपयोग और महत्वपूर्ण ढांचागत निर्माण पर निगरानी रखने में मदद करेंगे। इस उपग्रह के जरिए भौगोलिक और मानवीय निर्माण में हुए परिवर्तन की आसानी से पहचान की जा सकेगी। Yeah, that mission, one is you look at here, the PSLV had a very successful tenure up to 39. The last 39th mission we had a setback. Though the launch vehicle has put it into the what it's supposed to do, it is doing, but unfortunately it could not release the satellite into the orbit because the heat shield could not open there. So now we understood why it has not happened, the failure. So that's why it takes slightly more time. Now, unambiguously, a lot of tests have been done, repeated tests, so that such a problems cannot come. We recreated and ensured that such a problems will not come. With that, the C40 is on this. Yes, we are back to the game. And another thing is, now we are coming to this also. This is more 31 satellites being launched. ये PSLV C40 प्रक्षेपण यान की कुल 42वीं और पिछले साल अगस्त में असफल प्रक्षेपण के बाद पहली उड़ान होगी। इस बार इसरो ने प्रक्षेपण यान में कई तरह के बदलाव किए हैं। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के प्रति नरम रुख अख्तियार करते हुए बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। अमेरिका के रुख में ये बदलाव हाल ही में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच हुई बातचीत के बाद सामने आया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन से बुधवार को बातचीत की। ट्रंप ने कहा कि जब तक उत्तर और दक्षिण कोरिया की बातचीत जारी है, तब तक कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों को भी खारिज किया, जिसमें उत्तर कोरिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। इधर दक्षिण कोरिया ने भी उत्तर कोरिया के प्रशासक किम जोंग उन के साथ बैठक की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि इस बैठक के लिए उत्तर कोरिया को कुछ शर्तें माननी होंगी। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय अधिकारीय बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय दिया। उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत का आभार भी जताया। I just spoke to President Moon. He's very thankful for what we've done. They're having talks with North Korea. We'll see how that happens. He's very thankful for what we've done. It was so reported today that we were the ones without our attitude. That would have never happened. Who knows where it leads? Hopefully it'll lead to success for the world, not just for our country, but for the world. And we'll be seeing over the next number of weeks and months what happens. और अब खेल की खबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2 फरवरी से दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रवाना होगी। बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस बारे में जानकारी दी और टीम का ऐलान किया। 5 फरवरी से शुरू हो रही सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का चुनाव किया गया है। सलामी बल्लेबाज मिताली राज 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम की कप्तान होंगी। हरमनप्रीत कौर उप कप्तानी का जिम्मा संभालेंगी। वनडे सीरीज के बाद 5 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। इसके लिए टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा।
दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच पहला वनडे 5 फरवरी को किंगबर्ले में खेला जाएगा। और इसी के साथ खबर दोपहर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।